नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इन फाइन आर्ट एजुकेशन में। कल पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था इस यूनिट का। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में हम क्या-क्या देखने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। पार्ट 2 में हम हमारे ये तो कंप्लीट हो चुका था। जो पार्ट 1 था हमारे ये कंप्लीट हो चुका था। आज हम बात करेंगे इसके बारे में। इसके बारे में हमने पहले बता दिया था क्या-क्या टॉपिक रहेंगे आज के वीडियो में। पार्ट 1 है, आपने अगर नहीं देखा तो आप जाके देखिए, और अगर देख लिया तो अच्छी बात है, सेकंड पार्ट देखिए। तो सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं आज से नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉमन नियोनेटल डिसऑर्डर। देखो, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये मॉड्यूल आपके सिलेबस में है, तो अगर जिनको बनाना है वो भी इनसे कंटेंट लेकर बना सकते हो, और ये आपका सिलेबस भी है, तो आपको पढ़ना तो ऐसे भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉमन नियोनेटल डिसऑर्डर। अब कौन कौन से कॉमन डिसऑर्डर है नियोनेट के जो कि हम आज बात करने वाले हैं। फर्स्ट आता है हाइपर बिलिरुबिनीमिया। क्या आता है? हाइपर बिलिरुबिनीमिया, या इसी को हम नाम दे देते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। इसी को हम क्या बोलते हैं? नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है, नियोनेटल जॉन्डिस बोलो, पीलिया नॉर्मल भाषा में हिंदी में, या फिर हाइपर बिलिरुबिनीमिया। हाइपर बिलिरुबिनीमिया मतलब कि हाइपर का मतलब कि ज़्यादा, बिलिरुबिन मतलब आपको पता है बिलिरुबिन क्या होता है, और ईमिया मतलब कि ब्लड में, मतलब कि ब्लड में अगर बिलिरुबिन की अमाउंट ज़्यादा हुई, लेवल ऑफ बिलिरुबिन ज़्यादा हो गया, तो उससे अपन हाइपर बिलिरुबिनीमिया बोलते हैं। तो हाइपर बिलिरुबिन इज अ कंडीशन इन विच देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। ब्लड के अंदर बिलिरुबिन की अमाउंट है, लेवल है, वो इंक्रीज है, रिजल्टिंग, इसके रिजल्ट में क्या देखने को मिलता है हमें? येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इन द न्यूबॉर्न। जो भी न्यूबॉर्न है उसकी स्किन में स्क्लेरा और म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो येलो कलर की दिखेगी, येलो डिस्कलरेशन हो जाएगा उसका। ओके, अब बेसिकली ये दो टाइप का हो सकता है। इट वुड बी टू टाइप, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों को हम पढ़ते हैं क्या होता है। अब देखो, बेबी का क्या हुआ? बर्थ हो गया, बेबी का बर्थ हो गया है, तो अगर 24 घंटे के अंदर अंदर 24 डेज के अंदर 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 अगर क्या हो, जॉन्डिस हो जाता है, तो वो कहलाता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है? अपीयर विद इन 20 डेज, 24 घंटे के अंदर अंदर जॉन्डिस हो गया है। सीरम बिलिरुबिन इसमें कितना होता है? 5 से ज़्यादा 5 mg पर DL पर डे राइस। ठीक है, एक दिन में मतलब 5 mg बढ़ती जाती है, और नॉर्मल कहाँ पे पहुंच जाती है? नॉर्मली 15 mg पर DL बिलिरुबिन से ज़्यादा हो, वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में आएगा। ठीक है, अब सुनो, पहली चीज़ देख ली हमने। दूसरी चीज़ की परसिस्ट 14 डेज, 14 दिन से ज़्यादा तक ये चल सकता है टर्म में। इसमें टर्म बेबी में, टर्म पीटर्म की हमने बात कर ही ली थी। अब इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको ट्रीट करने के लिए हम आगे देखेंगे। पहले हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी देख लेते हैं। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो कि 24 घंटे के बाद में हो, अपीयर इन 24 डेज, सॉरी 24 आवर्स। तो जो जॉन्डिस या जो नियोनेटल जॉन्डिस या हाइपर बिलिरुबिनिया 24 घंटे के बाद में हो, बेबी के बर्थ के 24 घंटे के बाद में हो, वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाता है। अब ये 3 से 5 दिन तक हो सकता है टर्म में, 5 से 7 दिन तक प्री टर्म में हो सकता है। ये नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है, और ये ऑटोमेटिक 7 से 10 दिन में ऑटोमेटिक ये ठीक हो सकता है। इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, इसमें ट्रीटमेंट केवल एक ही है, EBF, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। केवल ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहो, ना तो कोई मेडिसिन की जरूरत है, ना कोई स्पेशल थेरेपी की जरूरत है, ना ही फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में ना तो फोटोथेरेपी की जरूरत है, ना ही कोई मेडिसिन की जरूरत है। केवल ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहो, ऑटोमेटिक ये 7 से 10 दिन में ठीक हो जाएगा। बिलिरुबिन की अमाउंट देख लेते हैं। टर्म बेबी में तो 12 से कम रहती है, और प्री टर्म में 15 से कम रहती है, जबकि हमने पैथोलॉजिकल में देखा था, सॉरी हाँ, पैथोलॉजिकल में देखा था, वो 15 mg पर DL से ज़्यादा थी। ठीक है, अरे ठीक है सर। अब जो ये टर्म बेबी है, टर्म में 60% चांस रहते हैं इस जॉन्डिस के। ठीक है, जबकि प्री टर्म में 80% चांस रहते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के। तो ऐसा घबराने की कोई नीड नहीं है इसमें। अब हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स देख लेते हैं। नॉर्मली हमने देख लिया अभी कि येलो स्क्लेरा हो जाता है, येलो स्किन हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती है। तो येलो ऑफ स्किन हेड टू टॉय, इसके साथ साथ
स्क्लेरल इक्टेरस हो सकता है, लेथार्जी हो सकती है, पुअर फीडिंग इन सीवियर केसेस में जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो पुअर हो जाती है, ज़्यादा नहीं कर पाता। अब इसके ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। ट्रीटमेंट में फर्स्ट ट्रीटमेंट आता है फोटोथेरेपी, और इंपॉर्टेंट भी है। क्या आता है? फोटोथेरेपी। तो फोटोथेरेपी क्या होता है? फोटोथेरेपी का मतलब है एक ऐसी थेरेपी जो कि बिलीरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज करती है। इसको अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज करने का काम कौन करती है? फोटोथेरेपी करती है। देखो आपको बताते हैं होता क्या है। जब क्या हुआ? जॉन्डिस हुआ। जॉन्डिस हुआ तो बिलीरुबिन की अमाउंट क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। अब वो कौन सा बिलीरुबिन है? वो है सर अनकॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की अमाउंट ज़्यादा हो गई। तो अब ये क्या है? ये बाहर नहीं निकल सकता, एक्सक्रेट नहीं हो सकता। एक्सक्रेट नहीं हो सकता तो एक्सक्रेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज करना पड़ेगा। हमने हीम कैटाबॉलिज्म पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री में, उसमें बताया था मैंने आपको कि कैसे कौन अनकॉन्जुगेटेड होता है और कौन कॉन्जुगेटेड होता है। अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज करेंगे हम, तो कौन काम करता है? वो करता है फोटोथेरेपी। तो फोटोथेरेपी क्या करेगी? अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज कर दिया, और ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रेट हो जाएगा। ठीक है। और इसमें काम कौन करती है? इसमें काम करती है फोटोथेरेपी। ठीक है। अब इस फोटोथेरेपी को हम पढ़ते हैं। तो फोटोथेरेपी क्या होती है सर? एक ऐसी थेरेपी जो कि अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज कर दे और जॉन्डिस का ट्रीटमेंट कर दे। ट्रीटमेंट ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस यूजेस ब्लू लाइट। इसमें ब्लू लाइट होती है। इसमें टोटल 6 लाइट होती है। कितनी टोटल? इसमें अगर आपसे लाइट पूछ ले तो टोटल 6 लाइट होती है, जिसमें से 4 तो ब्लू लाइट होती है और 2 कितनी? 2 व्हाइट लाइट होती है। इसका ट्रीटमेंट के लिए ब्लू लाइट जरूरी होती है। ट्रीटमेंट के लिए जो 4 ब्लू लाइट होती है उसकी जरूरत पड़ती है, जबकि जो 2 लाइट है व्हाइट कलर की वो क्या है? वो केवल असेसमेंट के लिए, भाई कितना असेसमेंट है चेक करने के लिए, कलर कौन सा है तो वो चेक करने के लिए रहती है। जो ब्लू लाइट है उसकी हम बात कर लेते हैं कितनी उसकी रहती है। वो 430 से 490 एनएम की फ्रीक्वेंसी रहती है। कन्वर्टेड बिलीरुबिन इनटू वाटर सोल्यूबल फॉर्म। ठीक है भाई। अनकॉन्जुगेटेड तो क्या है? वाटर इनसोल्यूबल है तो वो निकलेगा नहीं, एक्सक्रीट नहीं होगा, तो उसको वाटर सोल्यूबल बनाएंगे अपन। जो बता दिया मैंने, अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड फॉर्म में चेंज करता है और एक्सक्रीटेड वाया यूरिन एंड स्टूल। और जो क्या है बिलीरुबिन है वो यूरिन और स्टूल के साथ बाहर निकल जाता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देते हैं, बेबी केप्ट नेक्ड आई कवर्ड। जब फोटोथेरेपी दे तो फोटोथेरेपी के दौरान बेबी की आई प्लस जेनिटेलिया, जेनाइटेलिया या जेनिटेलिया है, जेनाइटेलिया है वो कवर होने चाहिए। ठीक है, ताकि इन्फेक्शन ना हो, आई को प्रोटेक्ट मिल सके। ठीक है। अब कैसे करेंगे प्रोटेक्ट? तो आई के लिए तो आई पेचेस आते हैं, आई पेचेस लगा लो आई आंखों पर। तो और जेनाइटेलिया है तो इसमें हम डायपर पहना देते हैं बच्चों को। ठीक है। टाइमिंग की बात करते हैं, अप टू 24 आवर्स, 24 घंटे तक अपन उसको दे सकते हैं फोटोथेरेपी। ठीक है। अब उसकी पूछ लेते हैं कि कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी उसकी लेंथ होती है। तो ये देखो, यहाँ बच्चा सो रहा है, यहाँ से इस फोटोथेरेपी की लेंथ कितनी है, कितनी ऊपर रहती है, कितनी दूरी रखनी है दोनों के बीच में। तो दूरी की बात कर लेते हैं अपन। दोनों के बीच में दूरी होती है 18 से 45 सेंटीमीटर। कितनी? 18 टू 45 सेंटीमीटर। ये हमें डिस्टेंस रखनी है अवे फ्रॉम बेबी। ये देखो, ये होती है फोटोथेरेपी। इसमें ब्लू लाइट होती है, ये आंखों को कवर कर रखा है, ये डायपर पहना रखा है। ठीक है। और बच्चा सो रहा है। ये होता है फोटोथेरेपी का सीन। दूसरा है ट्रीटमेंट हमारे पास ई एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या करते हैं? ब्लड को चेंज कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। पहले ब्लड निकालते हैं और एक्सचेंज करते रहते हैं। ठीक है। मेडिसिन में कौन सी मेडिसिन देते हैं पूछ ले अगर आपसे तो। मेडिसिन में हम देते हैं फिनोबार्बिटोन देते हैं। क्यों? क्या करती है ये हेल्प करती है अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में, और इंक्रीजिंग लीवर एक्टिविटीज को इंक्रीजिंग करने के लिए मेडिसिन है फिनोबार्बिटोन। ठीक है। फिनोबार्बिटोन मेडिसिन है, नाम सुना होगा आपने फार्मा में। तो वो मेडिसिन हम इसमें काम में लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास, ये फोटोथेरेपी हो गई। फिर आता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या होता है? हाइपोथर्मिया इज अ कंडीशन इन विच बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यू बॉर्न फास्ट बिलो 36.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर से जब टेम्परेचर कम हो जाए तो वो हाइपोथर्मिया कहलाता है। अब इसके क्लासिफिकेशन में 3 क्लासेस में इसको डिवाइड कर दिया है, माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया और सीवियर हाइपोथर्मिया। जो माइल्ड हाइपोथर्मिया है इसमें टेम्परेचर होता है 36 डिग्री सेल्सियस से 36.4 डिग्री सेल्सियस, 36.0 टू 36.4 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसे हम कोल्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड स्ट्रेस बोलते हैं।
सेकंड क्लासिफिकेशन मॉडरेट हाइपोथर्मिया। मॉडरेट हाइपोथर्मिया में 32 डिग्री सेल्सियस टू 35.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, और सीवियर हाइपोथर्मिया है, इसमें टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, बिलो 32 डिग्री सेल्सियस। ये हमने क्लासिफिकेशन देख लिया हाइपोथर्मिया का। अब हाइपोथर्मिया होता क्यों है, कॉजेज क्या है हाइपोथर्मिया के। तो फर्स्ट कॉजेज है इनएडिक्वेट ड्राइंग आफ्टर बर्थ, कि जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जैसे बर्थ होता है बेबी का, तो फर्स्ट काम हमें क्या करना होता है, उसको ड्राई करना रहता है, वार्म करना रहता है। तो अगर सही तरीके से बेबी के बर्थ के बाद में हमने उसको ड्राई नहीं किया हो, इनएडुकेट तरीके से किया हो, एक्सपोजर टू कोल्ड एनवायरनमेंट, उसको कोल्ड एनवायरनमेंट के संपर्क में या कॉन्टेक्ट में रख दिया हो, प्री टर्म बेबी हो या एलबीडब्ल्यू बेबी हो, हमने देख लिया एलबीडब्ल्यू बेबी है उनको भी ये कंडीशन हो सकती है हाइपोथर्मिया की, कोई इन्फेक्शन हो उनको हाइपोथर्मिया हो सकता है, पुअर रेपिंग और क्लोथिंग, जो उनको कपड़े पहना रखे बच्चों को, वो उनकी कंडीशन ऐसी हो, पुअर कंडीशन हो, तो ये कारण हो सकते हैं हाइपोथर्मिया के। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट आता है कोल्ड टू टच, जब हम बच्चे को टच करेंगे, चाइल्ड को टच करेंगे तो वो कोल्ड रहेगा, लेथार्जी, पुअर फीडिंग, वीक क्राई और स्लो ब्रीथिंग। ठीक है, सांस थोड़ी धीरे स्लो ब्रीथिंग करेगा वो, वीक क्राई, एक्टिव क्राई नहीं करेगा, वीक क्राई करेगा, ठीक है, और उसकी फीडिंग है वो पुअर रहेगी। ठीक है सर, मैनेजमेंट कैसे करें, तो मैनेजमेंट के लिए हमने पढ़ रखा है इमीडिएट वार्मिंग ऑफ द बेबी, जैसे एलबीडब्ल्यू का पढ़ा था हमने, वैसे इसी का भी है इमीडिएट वार्मिंग ऑफ द बेबी। बेबी को वार्म करो, किस पे करो, रेडिएंट वार्मर पे करो। रेडिएंट वार्मर क्या होता है सर, ये होता है रेडिएंट वार्मर, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था रेडिएंट वार्मर के बारे में। इसमें बेबी लेटा रहता है, जो पेशेंट है वो लेटा रहता है, इसी के साथ कंगारू मदर केयर, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, यूज रेडिएंट वार्मर, वार्म क्लोथिंग एंड रैपिंग, ठीक है, वार्म क्लॉथ पहना उनको, रैप करो सही तरीके से, चेक टेम्परेचर रेगुलरली, टेम्परेचर कितना है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ, वो चेक करते रहो, एनकरेज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, प्रमोट अर्ली एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ईबीएफ करवाते रहो, ठीक है, एजुकेट मदर एंड अबाउट थर्मल केयर, कि कैसे थर्मल केयर देनी है वो मदर को और उसकी फैमिली मेम्बर्स को उनको बताते रहो, बताओ ताकि वो उनको मैनेज कर सके। ये रेडिएंट वार्मर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया पढ़ लिया, अब आता है हाइपरथर्मिया। तो हाइपरथर्मिया क्या होता है, हाइपोथर्मिया का मतलब कि टेम्परेचर कम हो गया, हाइपरथर्मिया मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। 37.5 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, या फahrenheit में देख लो आप, इनसे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो वो हाइपरथर्मिया की कंडीशन होती है। अब क्या क्या कारण हो सकता है इनका, तो कारण में देखो ओवर रैपिंग ऑफ और एक्सेसिव क्लोथिंग, या तो हमने उनको ज़्यादा रैप कर लिया, ठीक है, ज़्यादा उनको कपड़े पहना दिए तो हो सकता है। हाई एनवायरमेंट टेम्परेचर, किसी ऐसे टेम्परेचर में लेकर आए जहाँ पे किसी ऐसे एनवायरनमेंट में लेकर आए जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो। एक्सेसिव यूज ऑफ रेडिएंट वार्मर, जो ये रेडिएंट वार्मर है इसका यूज हमने ज़्यादा कर लिया हो, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा कर लिया हो, नॉर्मल टाइम से। इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, मेटरनल फीवर हो सकता है। ये हाइपरथर्मिया की कंडीशंस हो गई, कारण हो गए, कोजेस हो गए। अब साइन क्या देखने को मिलेंगे, तो हाइपरथर्मिया के पेशेंट में हॉट टू टच, जैसे वहाँ पे कोल्ड टू टच था तो यहाँ पे टच करने पर गर्म होगा, फ्लश्ड स्किन हो गई, इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस होगा, रेस्टलेसनेस हो गया, पुअर फीडिंग हो गई, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी जबकि वहाँ पे लो हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। डिहाइड्रेशन साइन जैसे ड्राई माउथ हो गया, सनकेन, फंटेनाइल हो गया, ठीक है, फंटेनाइल क्या होता है, स्कल में होता है। मैनेज कैसे करें, मैनेजमेंट में देखते हैं, तो रिमूव एक्स्ट्रा क्लोथिंग, जो भी ज़्यादा कपड़े हैं उनको रिमूव कर दो, रिड्यूस एनवायरमेंट टेम्परेचर, एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम कर दो, स्टॉप और एडजस्ट रेडिएंट वार्मर में अगर है तो उसको बंद कर दो या कम कम यूज लो उसको। इंश्योर एडिक्वेट फीडिंग एंड फ्लूइड, जितना हो सके उतना फ्लूइड और फीडिंग कराओ। ट्रीट अंडरलाइन कोज, भाई ट्रीट अंडरलाइन कोज, जिस कारण से हाइपरथर्मिया हो रहा है उसको ट्रीट करो, अगर इन्फेक्शन से है तो इन्फेक्शन से ट्रीट करो, और जो भी हमने कारण पढ़े, ठीक है, जो भी हमने कोजेस पढ़े इनमें से अगर किसी कारण हो क्या हो हाइपरथर्मिया, उसको ट्रीट करो। मॉनिटर बॉडी टेम्परेचर फ्रिक्वेंटली, बार बार टेम्परेचर चेक करते रहो। एनकरेज फ्रिक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग, बार बार ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहो। असेस साइन ऑफ इन्फेक्शन, एजुकेट मदर अबाउट प्रॉपर क्लोथिंग, ठीक है, ये हमने हाइपरथर्मिया देख लिया, हाइपोथर्मिया देख लिया। अब आता है नियोनेटल इन्फेक्शन। नियोनेटल इन्फेक्शन क्या होता है, जब बच्चों में, अब नियोनेट मतलब कि
नियोनेट में मैंने आपको बताया था, नियोनेट किसे बोलते हैं, 0 से 28 दिन के जो बच्चा है उसको हम क्या बोलते हैं, नियोनेट बोलते हैं। 0 से 7 दिन का जो बच्चा है उसको अर्ली नियोनेट, और 7 से या 8 से 28 दिन का जो बच्चा है उसको लेट नियोनेट बोलते हैं। तो जब अब 28 दिन के बच्चे में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो नियोनेटल इन्फेक्शन होता है। नियोनेटल इन्फेक्शन द इन्फेक्शन अकरिंग इन द न्यू बॉर्न विद इन फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ कोज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। ठीक है, कहाँ दिक्कत आई? बिल्कुल ईजी है, मीडिया बिल्कुल ईजी है, बस एक बार आपने पढ़ लिया था सही तरीके से तो बिल्कुल ईजी है। टाइप्स ऑफ नियोनेटल इन्फेक्शन। अब नियोनेटल इन्फेक्शन के क्या क्या टाइप्स है? तो फर्स्ट टाइप्स आता है अर्ली ऑनसेट इन्फेक्शन विद इन 72 आवर्स ऑफ बर्थ, जो कि बर्थ के 72 घंटे के अंदर अंदर हो जाए इन्फेक्शन, तो वो अर्ली में आएगा। और लेट ऑनसेट में आता है आफ्टर 72 आवर्स। ठीक है, क्या क्या कारण हो सकता है? तो वही मेटरनल इन्फेक्शन हो गया, अनक्लीनिंग डिलीवरी प्रैक्टिसेस, अब ओबीजी में पढ़ेंगे क्लीनिंग के बारे में, डिलीवरी प्रैक्टिसेस के बारे में। तो पुअर हैंड हाइजीन हो गया, इन्वेसिव प्रोसीजर, इन्वेसिव प्रोसीजर जैसे इंजेक्शन हो गया वो इन्वेसिव प्रोसीजर ही है। प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट, ठीक है, एलबीडब्ल्यू हो पेशेंट या फिर प्री टर्म हो, प्रीमेच्योर हो, तो वो क्या हो गया, इसके कारण हो गया इन्फेक्शन का। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? पुअर फीडिंग, पुअर फीडिंग देखने को मिल सकती है, लेथार्जी देखने को मिल सकती है, फीवर और हाइपोथर्मिया देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, वोमिटिंग, डायरिया, जॉइंटिस, सीजर्स इन सीवियर केसेस, ये सब देखने को मिल सकते हैं किसमें, इन्फेक्शन में। अब मैनेजमेंट कैसे करें? इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। भाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती है और नैरो स्पेक्ट्रम क्या होती है? बताया था फार्मा में कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि हमें उसका कारण पता नहीं है उस इन्फेक्शन का, तो हम ये दे सकते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक बहुत सारे बैक्टीरिया या जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उनमें काम में ली जाती है, क्योंकि नैरो स्पेक्ट्रम किसी पर्टिकुलर के लिए काम में लेते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज ले लो। मेंटेन टेम्परेचर, एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड, ऑक्सीजन थेरेपी इफ नीडेड, अगर जरूरत हो तो ऑक्सीजन थेरेपी काम में लो। स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन क्योंकि इन्फेक्शन क्या है, हाथों से, ज़्यादातर हैंड हाइजीन से इन्फेक्शन रोका जा सकता है। सेफ प्रैक्टिसेस, मॉनिटर वाइटल साइन, ऑब्जर्व फॉर डेंजर साइन, डेंजर साइन हो तो उसको ऑब्जर्व करो, डेंजर साइन क्या है आपने पहले बता दिया है। एंश्योर एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक यूज लो ताकि इन्फेक्शन ना हो। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब करे एंटीबायोटिक्स वो काम में लो। ठीक है, एजुकेट मदर्स ऑन हाइजीन एंड डेंजर साइन, मदर को बताओ कि भाई ये ऐसे हाइजीन करनी है और ये अगर दिख जाए आपको तो ये हमें आके बताओ ये डेंजर साइन है, अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो आप तुरंत हमें कॉन्टेक्ट करें, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, तुरंत कॉन्टैक्ट करें। नियोनेटल सीजर्स, नियोनेटल सीजर्स क्या होते हैं? सीजर्स नाम सुना आपने, सीजर्स, सीजर आ रहे हैं उनको तो भाई उसको सीजर आ रहे हैं, तो एडल्ट में तो देख लिया आपने, लेकिन नियोनेट में भी हम बात करते हैं, नियोनेट में भी सीजर्स आते हैं। ए नियोनेटल सीजर्स इज एबनॉर्मल एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की एबनॉर्मल और एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो तो वो क्या आती है, नियोनेटल सीजर्स के अंदर आती है। अकरिंग इन अ न्यूबॉर्न फर्स्ट 28 डेज, भाई जहाँ भी नियोनेटल वर्ड आ गया उसमें आपको ये लाइन लिख के आनी है, ठीक है, क्योंकि नियोनेट होता ही है। इन्फेंट पूछे तो 1 साल लिख दो। कॉजेज क्या इसके कारण हो सकते हैं? तो कारण में फर्स्ट कॉज होता है बर्थ एस्पेक्सिया, मोस्ट कॉमन कारण है, जो कि लैक ऑफ O2, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, बात कर ही ली हमने इसके बारे में। हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, हाइपोग्लाइसेमिया मतलब कि हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिया मतलब कि ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज कम हो तब ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। हाइपोकैल्सीमिया हो गया, कैल्शियम की कमी। न्यूनेटल इन्फेक्शन जो भी पढ़ा है हमने। इंट्राक्रेनियल हेमरेज, इंट्राक्रेनियल हेमरेज या आईसीपी है वो बढ़ जाए तो देखने को मिलता है ये। कंजेनाइटल ब्रेन माल फॉर्मेशन, कंजेनाइटल मतलब कि जो कि बर्थ से हो, ठीक है ना कि एक्वायर्ड, एक तो कंजेनाइटल होता है एक होता है एक्वायर्ड, तो ये क्या है, कंजेनाइटल ब्रेन हेमरेज हो गया, माल फॉर्मेशन हो गया। अब क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, साइन सिम्टम्स, तो फर्स्ट आता है एबनॉर्मल आई मूवमेंट, आई मूवमेंट एबनॉर्मल हो उसका, लिप स्मैकिंग या और च्यूइंग, होठों को चबाना इस तरीके से, जर्की मूवमेंट ऑफ लिप, एपनिया हो गया, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस हो गया, पुअर फीडिंग हो गई। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करें, कैसे हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया, ब्लड कल्चर हो गया, ईईजी हो गया और न्यूरो इमेजिंग हो गया, जैसे सीटी ब्रेन कर लिया हमने, एमआरआई कर लिया स्कल का या ब्रेन का। अब आप ये तुरंत कमेंट कर दो ईईजी की फुल फॉर्म क्या होती है, ईईजी की फुल फॉर्म तुरंत कमेंट कर दो बिना किसी गूगल के या बिना किसी की हेल्प किए, देखते हैं कितना आता है।
मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या होता है? तो इसका मैनेजमेंट होता है मेंटेन एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, एबीसी, मेंटेन एबीसी। दूसरा आता है कंट्रोल सीजर्स विद एंटी कन्वर्सेंट्स। एंटी कन्वर्सेंट्स पता है आपको, फार्मा पढ़ रखा है, तो उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं सीजर। ट्रीट अंडरलाइन कोजेस, अंडरलाइन कोजेस जिस कारण से बीमारी हुई है, बहुत सारे कारण बताए, इन्फेक्शन, हाइपोग्लाइसेमिया, उनको ट्रीट करो। करेक्ट मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज, मेंटेन एयरवे एंड ऑक्सीजनेशन, मॉनिटर वाइटल साइन, चेक ब्लड ग्लूकोज, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज की कमी से होती है, तो ग्लूकोज चेक करो। ऑब्जर्व ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड सीजर्स एक्टिविटीज, मतलब कि जब सीजर्स आ रहे हैं तो कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है ना, कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, क्या कर रहा है, जो उनको ऑब्जर्व करो और रिकॉर्ड करो। प्रोवाइड फैमिली सपोर्ट एंड एजुकेशन, फैमिली को सपोर्ट दो और एजुकेशन दो। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं सीजर्स के? तो सीजर्स के कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिलता है ब्रेन डैमेज, डेवलपमेंट डिले एंड डेथ। अगर सही नहीं किया तो डेथ भी हो सकती है। ये सिम्टम्स है या ये कॉम्प्लिकेशन है जो कि सीजर्स में देखने को मिलते हैं, न्यूनेटल सीजर्स में। अगला आता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, आरडीएस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है? ये तो सर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड बीमारी आ गई है, बिल्कुल। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, आरडीएस, इज अ कंडीशन सीन मेनली प्रीटर्म न्यूबॉर्न ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट। ड्यू टू सर्फेक्टेंट की कमी के कारण ये बीमारी होती है और मेनली प्रीटर्म में देखने को मिलती है। प्रीटर्म क्या होता है? 37 से 42 वीक नॉर्मल क्या होता है? टाइम रहता है। अगर 37 से कम हो तो वो प्रीटर्म में भी होता है, और 42 से ज़्यादा हो, 42 वीक से, तो वो पोस्टर्म होता है। तो प्रीटर्म में देखने को मिलती है। प्रीटर्म में किसकी कमी से? सर्फेक्टेंट की कमी से जो बीमारी होती है वो आरडीएस होती है। लीडिंग टू कोलेप्स ऑफ एल्वुलाई एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। इसमें क्या होता है? जो एल्वुलाई होती है, ये लंग्स है, तो लंग्स में जो एल्वुलाई होती है, ठीक है ना, वो कोलेप्स हो जाती है। भाई नॉर्मल तो जैसे ये है नॉर्मल, तो वो क्या होगी? कोलेप्स हो जाएगी। क्या हो गई? कोलेप्स हो गई, एल्वुलाई कोलेप्स हो जाती है, ठीक है। तो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला तो हमने देख लिया, डिफिशियंसी ऑफ सर्फेक्टेंट, प्रीमेच्योरिटी हो गया, प्रीटर्म बेबी हो गया, इन्फेंट और डायबिटिक मदर, जो भी बच्चा है वो डायबिटिक हो, उनकी मदर डायबिटिक हो, ना कि वो। सिजेरियन डिलीवरी विदाउट लेबर, डिलीवरी है सिजेरियन की गई हो, ऑपरेशन के थ्रू की गई हो, नॉर्मल नहीं हो वो। बर्थ एस्फैक्सिया हो गया ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्टू। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट आ गया टेकिपनिया। टेकिपनिया मतलब कि ज़्यादा हो जाए, 60 ब्रीथ से ज़्यादा हो जाए। नॉर्मल कितना होता है? 32, कितना होता है? पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको वाइटल साइन में। नॉर्मल कितना होता है बताओ जल्दी से। रेस्पिरेशन नॉर्मल कितना होता है? बिल्कुल 32-60 होता है। तो अगर 30 से ज़्यादा हो, 30 से कम हो जाए तो ब्रेडिपनी, और 60 से ज़्यादा हो जाए तो टेकिपनी हो गया। नेजल फ्लेयरिंग हो गया, चेस्ट रेस्ट रिट्रैक्शन हो गया, साइनोसिस, ब्लू स्किन, पुअर ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो SpO2 होता है वो पुअर हो जाए, कम हो जाए। तो ये सिम्टम्स हो गए। कैसे हम चेक करें? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे। चेस्ट एक्सरे में देखने को मिलेगा ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक बार इसको गूगल पे आप इसका एक्सरे चेक कर लेना, क्योंकि एक्सरे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सरे पूछे जाते हैं। एक्सरे दे देगा कि भाई अब बताओ, एक जैसे वो इंपॉर्टेंट है बूट शेप हार्ट, है ना, बूट शेप हार्ट है, वो किस में देखने को मिलता है? तो CHD में पढ़ा था आपको, टॉफ में, किसमें? टॉफ में वो बूट शेप मिलता है उसमें। ब्लड गैस एनालिसिस हो गया, पल्स ऑक्सीमीटर हो गया। ये हम इससे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे? तो मैनेज करने के लिए हम इसमें काम में लेते हैं वो चीज़ आती है मेंटेन एयरवे एंड ब्रीथिंग, ABC चेक करो, ऑक्सीजन थेरेपी दो, CPAP कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, या मैकेनिकल वेंटिलेशन में काम में लो। सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसकी कमी है उसको रिप्लेस करो। एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड्स हो गया। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट एंड SpO2। पोजिशन बेबी प्रॉपरली, बेबी को पोजिशन प्रॉपरली दो। एंश्योर एडुकेट ऑक्सीजनेशन, प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशन, एंड लास्ट वन इज प्रोवाइड पेरेंटल काउंसलिंग, ठीक है। अब यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, आगे चले। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, ROP। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी क्या होती है? रेटिना मतलब कि रेटिना तो सर आंख में होती है, बिल्कुल। तो आई से रिलेटेड है प्रॉब्लम। देखो, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी इज अ डिसऑर्डर ऑफ एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स डेवलपमेंट इन द रेटिना, कि रेटिना के अंदर एबनॉर्मल ब्लड वेसल डेवलप हो चुकी है, रेटिना के अंदर डेवलप हो चुकी है,
ऑफ प्रीटर्म एंड लो बर्थ वेट, किस किस के अंदर, प्रीटर्म बेबी मतलब कि 37 से कम में, 37 वीक से कम में। दूसरा LBW इन दोनों में देखने को मिलती है। और इसके कारण क्या क्या हो सकता है, तो इसके कारण विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है और ब्लाइंडनेस हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है और विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है, सही तरीके से दिखेगा नहीं। क्या क्या कारण हो सकता है इसका, तो प्रीमेच्योरिटी हो गया, प्रीटर्म हो गया, LBW हो गया, एक्सेस और अनकंट्रोल ऑक्सीजन थेरेपी, ज़्यादा ऑक्सीजन थेरेपी दे दी हो तो भी ये हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं एक साथ। तो यूजुअली एसिम्टोमेटिक, नॉर्मली तो ये एसिम्टोमेटिक्स होता है, सिम्टम्स का पता नहीं चलता है, लेकिन सीवियर केसेस में वाइट पिपिल हो गया, जिसे ल्यूकोकोरिया बोलते हैं, और पुअर विजुअल रेस्पॉन्स हो गया, सही तरीके से दिखाई नहीं देगा। अब डायग्नोसिस क्या करें, डायग्नोसिस के लिए हम करेंगे रेटिनल एग्जामिनेशन बाय ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के द्वारा रेटिनल एग्जामिनेशन करो, पहली चीज़। दूसरी रेगुलर आई स्क्रीनिंग इन प्रीटर्म बेबी, जो प्रीटर्म बेबी है उसमें रेगुलर आई स्क्रीनिंग करो, क्या पता अभी नहीं हो और बाद में हो जाए, ठीक है बीमारी। मैनेजमेंट में आता है केयरफुल कंट्रोल ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, जो भी O2, देखो मैनेजमेंट में सीधा सा आपको क्या करना है, सीधा सा फंडा है, जो इसका कारण है उसको सुधार दो आप, तो ठीक है ना, जो इसका कारण है उनको सुधार दो। तो ऑक्सीजन थेरेपी है, इसको कंट्रोल करो। लेजर फोटो कोगुलेशन हो गया, सर्जरी इन एडवांस केसेस, ज़्यादा केसेस में, एडवांस सीवियर केसेस हो तो उसमें सर्जरी करनी पड़ती है। मॉनिटर एंड रेगुलेट ऑक्सीजन थेरेपी, एंश्योर टाइमली आई स्क्रीनिंग, प्रिपेयर बेबी फॉर आई एग्जामिनेशंस। अब दो चीज़ तो हमने यहाँ से उठा ली, ठीक है ना, दो तो हमने यहाँ से उठा लिया, ओके। प्रिपेयर बेबी फॉर आई एग्जामिनेशन, असिस्ट ड्यूरिंग प्रोसीजर, एजुकेट पेरेंट्स अबाउट फॉलो अप केयर एंड डॉक्यूमेंट्स फाइंडिंग एंड इंटरवेंशन। बताओ, ये तो आप सब में लिख सकते, ये दो पॉइंट तो आप सब बीमारी में लिख के सकते हो। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूनेटल केयर यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूनेटल केयर यूनिट। अब जो न्यूनेटल केयर होती है, हम जो बच्चों को न्यूनेट मतलब कि 28 दिन से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको केयर देते हैं, उनका यूनिट है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, जैसे हमने ICU में पढ़ा था, जैसे ICU में पढ़ा था वैसे ही हमें इसमें पढ़ना है। OT में पढ़ा था हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ OT। तो नियोनेटल यूनिट इज अ स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल एरिया ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोवाइड केयर, मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट टू हेल्दी सिक एंड हाई रिस्क न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न को हेल्दी बनाने के लिए उनकी ट्रीटमेंट के लिए और मॉनिटर करने के लिए और जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल यूनिट होती है, वो क्या होता है, न्यूनेटल यूनिट होती है। अब इसमें स्टाफ की बात करते हैं, स्टाफ में न्यूनेटोलॉजिस्ट हो गया, न्यूनेटल नर्स हो गई, सपोर्टिंग स्टाफ हो गया, लैक्टेशन काउंसलर हो गया, ये कुछ स्टाफ्स होते हैं इसमें, वैसे जरूरी नहीं है आप याद ही करो, बस एक बार नॉलेज रहनी चाहिए सब चीज़ की। तो फर्स्ट यूनिट आती है डिलीवरी या रिससिटेशन एरिया। क्या होता है इसमें, इमीडिएट केयर आफ्टर बर्थ, बर्थ के तुरंत बाद में जो केयर दी जाती है वो ये होता है। रिससिटेशन हमने पढ़ा था कि 1 से 5 मिनट के बाद में हम एपगार स्कोर को यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर रिससिटेशन की नीड हो तो वो दो। न्यूबॉर्न नर्सरी में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ हेल्दी बेबीज है उसका क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। SCBU स्पेशल केयर बेबी यूनिट, तो केयर ऑफ सिक एंड प्रीटर्म बेबी, इसमें हम जो बीमार और जो प्रीटर्म बेबी है उनको ट्रीट करते हैं, उनकी केयर देते हैं। फिर आता है NICU में क्या होता है, न्यूनेटल ICU, तो क्रिटिकल इल बेबीज, एडवांस मॉनिटरिंग एंड वेंटिलेटर्स, ये सभी NICU में होता है। आपकी पोस्टिंग ड्यूटी पे लगी होगी इसमें, इन सभी में आपकी लगी हुई है। KMC एरिया, KMC मतलब स्किन टू स्किन कंगारू मदर केयर एरिया है, स्किन टू स्किन केयर फॉर LBW एंड प्रीटर्म बेबीज। सपोर्ट सर्विस, सपोर्टिंग सर्विस में जैसे लैब हो गया, फार्मेसी हो गई, इमेजिनिंग इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, CT स्कैन वगैरह, CT MRI वगैरह, वो सब इसमें आता है। फिर आता है लास्ट पॉइंट आज का, इस यूनिट का लास्ट पॉइंट, न्यूनेटल इक्विपमेंट, कि कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं न्यूनेटल के। तो फर्स्ट आता है रिससिटेशन के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है, तो फर्स्ट आता है न्यूनेटल बैग एंड मास्क होता है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि न्यूनेटल या बैग मास्क है, वेंटिलेशन उसमें क्या क्या कवर होता है, चिन, माउथ एंड नोज, तीनों कवर रहती है। सक्शन एपरेटस हो गया, पहले माउथ को देना है फिर नोज को देना है। ऑक्सीजन सप्लाई एंड ट्यूबिंग हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, ये रिससिटेशन में होता है इक्विपमेंट। दूसरा है थर्मल केयर के लिए रेडिएंट वार्मर हो गया, अभी डायग्राम दिखाया आपको फोटो, इंक्यूबेटर हो गया। KMC सेटअप होता है, वार्म ब्लैंकेट्स एंड हेड्स होती है। मॉनिटरिंग के लिए पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग हो गया और कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटर होता है, ये मॉनिटर होते हैं। फीडिंग के लिए ब्रेस्ट पंप हो गया, मैनुअल पंप होता है। फीडिंग ट्यूब हो गई NGOG,
और सिरिंज एंड स्मॉल कप्स हो गए, ये कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ आपका ये यूनिट भी कंप्लीट होती है। पार्ट 1 हो चुका, पार्ट 2 कंप्लीट होता है, यूनिट 3। अब नेक्स्ट हम यूनिट 4 के बारे में बात करेंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। पढ़ते रहे, मस्त रहे, मिलते नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। राधे राधे। कमेंट जरूर करना है, ठीक है। बाय।